Okay, so hello everyone, welcome to the 15th lecture of Design of Steel Structure, and in today's class I am going to discuss the concept of rivet on packing plate. Concept of rivet on packing plate. Actually होगा क्या, इसको ध्यान से सुनना है। 5-10 मिनट का थ्योरी है, 5 मिनट का, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज कीजिए कि दोनों जो मेन प्लेट है वो दोनों मेन प्लेट का थिकनेस क्या है, अलग अलग है। दोनों का मेन प्लेट का थिकनेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मान लेते हैं कि T1 है, एक मेन प्लेट आपका ये हो गया, है ना। इसका थिकनेस मान लेते हैं कि T1 है, ठीक है। और एक दूसरा मेन प्लेट आपका ये है, यहाँ पर मान लेते हैं फोर्स P लग रहा है इधर, और यहाँ पर भी फोर्स क्या लग रहा है आपको, P लग रहा है। यहाँ पर भी फोर्स क्या लग रहा है, P लग रहा है, ठीक है। इसका थिकनेस मान लेते हैं T2 है। इसका थिकनेस कितना है, T2 है ना। थिकनेस कितना है, T2 है। अब देखिए इस केस में होगा क्या, हमें यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैकिंग प्लेट का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो प्लेट दिख रहा है इसको बोलते हैं पैकिंग प्लेट, है ना। ये जो प्लेट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग प्लेट बोलते हैं। ये आपका है पैकिंग प्लेट। अब इस पैकिंग प्लेट को मेन प्लेट से जोड़ने के लिए क्या करना है, एक हमें रिवेट देना है, एक रिवेट हमको यूज करना है ना। अभी नंबर ऑफ रिवेट कितना यूज होगा वो कैलकुलेशन करने के बाद है जो डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ रिवेट आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रिवेट दिखाया है आपको एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो एक रिवेट मैंने जो ग्रीन कलर से है वो दिखाया है ना, ये वाला, ठीक है। सो इसी को क्या बोल देंगे, थिकनेस ऑफ, ये जो थिकनेस आ रहा है, ये जो आपका थिकनेस आ रहा है इसको बोलते हैं टी पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको, टी पैकिंग, इसको बोल देंगे टी पैकिंग, है ना। ये है टी पैकिंग, ठीक है। अब जो टी पैकिंग होगा आप गेस कर सकते हैं टी पैकिंग क्या होगा। इस टी पैकिंग का वैल्यू जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, T1 माइनस T2, है ना। T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2। अब क्वेश्चन ये राज होता है कि ये जो पैकिंग रिवेट है इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग रिवेट, है ना। इसको बोलते हैं पैकिंग रिवेट, है ना, रिवेट ऑन पैकिंग प्लेट। रिवेट ऑन पैकिंग प्लेट, रिवेट ऑन पैकिंग प्लेट। सो कहता है रिवेट ऑन पैकिंग प्लेट हम तब प्रोवाइड करेंगे जब टी पैकिंग जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mm होगा। एक कोड का रिकमेंडेशन है, मैं नहीं बोलता, है ना। ये कहता है कि यदि थिकनेस ऑफ पैकिंग है जो 6 mm या 6 mm से ज़्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, रिवेट प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे, पैकिंग प्लेट पे। पैकिंग प्लेट पे एडिशनल रिवेट है जो प्रोवाइड करेंगे। ये सब जो रिवेट कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन एडिशनल रिवेट है जो प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल रिवेट है जो प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, पैकिंग प्लेट पे। क्योंकि दोनों का मेन प्लेट का थिकनेस क्या है, अलग अलग है ना, थिकनेस अलग अलग है। यानी आप पूछेंगे तो सर यदि डिफरेंस 6 mm से कम आएगा तब हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब कोड बोलता है आप नहीं प्रोवाइड कीजिए, तब आप प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आपको यहाँ पे रिवेट आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रिवेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन यदि 6 या 6 mm से ज़्यादा है ना, थिकनेस ऑफ पैकिंग यदि 6 और 6 mm से ज़्यादा है तब आपको रिवेट ऑन पैकिंग प्लेट है जो ग्रीन कलर से रिवेट में बना रखा हूँ उसको प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब इसका नंबर कितना आएगा ये अलग स्टोरी है, इसको मैं है जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो था इसका एग्जैक्ट मीनिंग, इसका एग्जैक्ट मीनिंग था, ठीक है। अब इसको पढ़िए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। कोड का जो स्टेटमेंट होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है ना, मतलब ऐसे पढ़िएगा तो आपको हवा नहीं लगा कि क्या लिखा है। इसीलिए मैं पहले ही बोला हूँ आपको कि वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं डिस्कस करते जाऊँगा, है ना। सो कहता इफ द थिकनेस ऑफ पैकिंग एक्सीड्स बाय 6 mm, है ना, एक्सीड्स बाय 6 mm
देन नंबर ऑफ रिवेट, यहाँ पर जो मैंने समझाया उसी को स्टेटमेंट फॉर्मेट में वो लिख रखा है। देन नंबर ऑफ रिवेट कैरिंग देन नंबर ऑफ रिवेट्स कैरिंग कैलकुलेटेड शेयर। कैलकुलेटेड शेयर क्या होगा, जो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये सब जो इस रिवेट को डिजाइन कर रहे हैं, ये सब मेन रिवेट को आप डिजाइन कर रहे हैं ना, वहां पर शेयर का कुछ आएगा ना, कुछ तो आएगा उसका वैल्यू शेयर का। कैलकुलेटेड शेयर मतलब रिवेट वैल्यू कुछ तो आएगा। कैलकुलेटेड शेयर थ्रू पैकिंग shall be increased by 2.5% for each 2 mm thickness of packing, for each 2 mm thickness of packing, है ना, for each 2 mm thickness of packing। नहीं समझ में आया, है ना, कोई बात नहीं। इसी को मैं देखो, अब मैं एक्चुअली हमें एडिशनल रिवेट निकालना है, एडिशनल रिवेट निकालना है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, कहता है इफ द थिकनेस ऑफ पैकिंग एक्सीड्स बाय 6 mm, यदि थिकनेस है जो एक्सीड 6 mm से बड़ा या उससे क्या हो रहा है, एक्सीड। ओके, सो if the thickness of packing exceeds by 6 mm, है ना, 6 mm, then number of rivets carrying calculated shear through a packing shall be increased by 2.5% for each 2 mm thickness of packing, for each 2 mm thickness of packing। अब देखो इसका स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा नहीं जल्दी, अब इसको मैथ के फॉर्मेट में मैं लिखने जा रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब नंबर ऑफ एडिशनल रिवेट्स हमें निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एडिशनल रिवेट्स ऑन पैकिंग प्लेट ऑन पैकिंग प्लेट इज इक्वल टू 2.5% बोल रहा है। सो 2.5%, 2.5 डिवाइडेड बटा 100 लिख दूं, है ना, इनटू। अब देखिए कहता है कि ईच 2 mm थिकनेस के लिए हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, 2.5% फॉर ईच 2 mm थिकनेस। हम मान लेते हैं टोटल हमारा थिकनेस कितना है, टोटल थिकनेस हमारा कितना है, टी पैकिंग है, टी पैकिंग है ना, फॉर ईच 2 mm इतना है, तो टोटल कितना, इतना। फॉर ईच 2 mm के लिए था 2.5%, टोटल कितना है, टी पैकिंग है, मान लेते हैं टी पैकिंग 8 है तो 8/2 लिखेंगे, यदि 6 आएगा तो 6/2 लिखेंगे, इनटू इनटू इनटू, है ना, नंबर ऑफ कैलकुलेटेड रिवेट, जो आप मेन ज्वाइंट को डिजाइन करने के लिए आप जो कैलकुलेट किए हैं उसको मैं एन बोल देता हूं, नंबर ऑफ रिवेट कितना, एन, नंबर ऑफ रिवेट एन। जो ज्वाइंट को आप ज्वाइंट के जो डिजाइन करेंगे ज्वाइंट को, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ रिवेट आप निकालेंगे ना, है ना। नंबर ऑफ रिवेट क्या होता था, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बटा रिवेट वैल्यू, नंबर ऑफ रिवेट देता था, है ना, वही एन है, ये क्या है, वही एन है। तो ये क्या हो गया, एन। सो इसको मैं अब लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं फॉर्मूला के फॉर्मेट में इसको मैं घेर देता हूं इसको, है ना। इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं ऐसे, है ना। ये जो स्टेटमेंट लिख रहा था इसी को मैं मैथ फॉर्मेट में आपको लिखने का कोशिश किया हूँ, इसका मैं यूज भी करूँगा, इसका मैं यूज भी करूँगा, है ना। 2.5% फॉर इच 2 mm थिकनेस, टोटल हमारा टी पैकिंग है तो टी पैकिंग से गुना कर दिया, है ना, इनटू टोटल नंबर ऑफ रिवेट जो ज्वाइंट को डिजाइन करने के समय हमें आएगा उसका वैल्यू, है ना। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पर ज़्यादा क्लियर होगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है जो यहाँ पे पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेक्शन 18 mm एंड 10 mm थिक आर टू बी ज्वाइंटेड बाई ए डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट। एक 80 mm है, 10 mm है, इसको मान लेते हैं 80 mm है, एक कितना है 80 mm है, और एक कितना है 10 mm है, 10 mm है, ठीक है, 10 mm है ना।
देखिए ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ मतलब रैंडम फिगर बना रहा हूँ, हमें नहीं पता कि कितना नंबर ऑफ रिवेट हम प्रोवाइड करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये है जो मतलब एक डमी फिगर है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। 8 mm है, 10 mm है ना। अब देखिए 2 कवर प्लेट है जो कितना है, हैविंग थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 8 mm ईच, प्रत्येक का थिकनेस कितना है, ये भी 8 mm है और ये भी है जो क्या है 8 mm है, ये भी है जो 8 mm है, ठीक है। सो द लोड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द जॉइंट इज 500 किलो न्यूटन। पी का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना है 500 किलो न्यूटन। पी का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है कितना 500 किलो न्यूटन, यहां से भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कितना है 500 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन, ठीक है। डिजाइन द ज्वाइंट्स एंड रिवेट ऑन पैकिंग्स, है ना। डिजाइन द ज्वाइंट, आपको ज्वाइंट का डिजाइन करना है और रिवेट ऑन पैकिंग इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, है ना, ये आपका पैकिंग प्लेट हो गया, ये क्या है, ये आपका पैकिंग प्लेट है ना, ये आपका पैकिंग प्लेट है, ठीक है। सो टी पैकिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे टी पैकिंग यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर टी पैकिंग निकाले तो क्या होगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना 18 माइनस 10 कितना आया 8 mm आया, जो कि क्या है 6 mm से बड़ा है, 6 mm से बड़ा है ना, मतलब 6 mm भी आता तो भी हम डिजाइन करते पैकिंग प्लेट के लिए, है ना, मतलब पैकिंग रिवेट के लिए। तो 6 mm से क्या है, मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 6 mm है ना। यानी हमें नंबर ऑफ रिवेट पैकिंग प्लेट पे निकालना पड़ेगा, है ना, इस केस में निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, फास्ट करेंगे क्योंकि सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो सबसे पहले क्या निकालें, पीएस निकालें। सबसे पहले क्या निकालें, पीएस निकालें। सबसे पहले पीएस निकालेंगे, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर या फिर शियर स्ट्रेंथ। सबसे पहले क्या निकालें, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ को किसे डिनोट करते थे, पीएस। अब देखिए ये क्या है आपका डबल कवर बेड ज्वाइंट है, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना होगा 2 होगा। ये सब बात तो पुराना हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो 2 है ना, हम एक रिवेट के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, सब वैल्यू ये शियर स्ट्रेंथ किसके लिए निकाल रहे हैं, एक रिवेट के लिए निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू डायरेक्ट में लिख रहा हूँ π/4 इंटू, है ना, डी स्क्वायर 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ इंटू टाउ वी एफ। अब देखिए डी हमें निकालना पड़ेगा, डी हमें निकालना पड़ेगा, तो डी का जुगाड़ कर लेते हैं पहले, ठीक है, डी का जुगाड़ कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, फाइव इजकल टू 6.01 अंडर रूट टी, है ना। अब टी बराबर क्या होगा बताइए, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 हो जाएगा। अब मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट क्या है आपको 10 है। यहाँ पे क्या होता है टी मिनिमम मेन होता था, टी मिनिमम मेन होता था, है ना। अनविन्स फार्मूला में जो टी होता था क्या होता था, टी मिनिमम ऑफ मेन प्लेट, टी मिनिमम ऑफ मेन प्लेट। तो कितना है 10 है, यहाँ पे कितना है 10 है, तो 6.01 अंडर रूट 10। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 19, है ना, 19 कितना आ रहा है, देखिए कैलकुलेट करके बताते हैं। इंटू 6.01 19.005 आ रहा है ना, ये 19.005 आ रहा है। कितना प्रोवाइड करें, है ना, लेटेस्ट प्रोवाइड, लेटेस्ट यूज 5:20, क्योंकि 90 तो मार्केट में मिलेगा नहीं, तो 20 ले लेते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, अब देखो इस सब का अपना एजम्पशन है ना, हो सकता है किसी को 22 लेने का मन है तो 22 भी ले सकता है, 18 लेके भी कर सकता है ना, चूंकि एनविन्स फार्मूला ज्यादा वैल्यू देता है, ठीक है।
तो 5D कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा 21.5 mm, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए सबका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5/4 इंटू 21.5 का होल स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ का वैल्यू कितना होगा 100, टाउ वी एफ का वैल्यू कितना होगा 100 होगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो क्या लेंगे पावर ड्रिवन रिवेट लेंगे, पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट 100। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 72.61 किलो न्यूटन, 72.61 किलो न्यूटन, 72 ये पॉइंट है 61 किलो न्यूटन। चलिए दूसरा क्या निकालें, बियर निकालें, है ना, बेरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे पीबी, है ना। बेरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे क्या पीबी, तो पीबी क्या हो जाएगा डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, है ना। अब देखिए टी क्या होगा, टी क्या होगा बताइए, हम बताए थे कि टी क्या होता है मिनिमम ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, तो एग्रीगेट थिकनेस कितना होगा 8 8 16 हो जाएगा, आप डायरेक्ट करते हैं, है ना। और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा टी मिनिमम ऑफ मेन प्लेट 10 होगा, तो 16 और 10 में से मिनिमम क्या है 10 है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसका बेनिफिट उठाते हैं अब, है ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 21.5 इंटू टी का वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू सिग्मा पी एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा पी एफ आपको 300। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है, ये आपका आ रहा है 64.5 किलो न्यूटन, 64.5 किलो न्यूटन, है ना। नाउ व्हाट इज द रिवेट वैल्यू, है ना, रिवेट वैल्यू निकाल सकते हैं, रिवेट वैल्यू आर भी क्या होता है मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी बी, तो पी एस और पी बी में मिनिमम क्या है बताइए, मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी बी, तो मिनिमम क्या है 64.5 किलो न्यूटन, डायरेक्ट लिख देता हूँ अब 64.5 किलो न्यूटन, दोनों में मिनिमम लेना है। चलिए 64.5 किलो न्यूटन आपका क्या आ गया रिवेट वैल्यू आ गया, तो नंबर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवेट है जो आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं ना। चलो इधर लिख देता हूं नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट कितना होता था P बटा आर भी, P कितना है 500 किलो न्यूटन, 1000 से गुना कर दीजिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में, डिवाइडेड बटा आर भी कितना आया था, आर भी आया 64.5 है ना, किलो न्यूटन में ही था, तो 1000 से गुना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो भी हमारा किलो न्यूटन में है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ठीक है। दोनों क्या है किलो न्यूटन में है, तो ऊपर कितना हो गया 500, यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आता है 7.77, 7 पॉइंट कितना आ रहा है 75 के आसपास आ रहा है ना, 7.75 के आसपास आ रहा है। बट रिवेट तो फ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो कितना प्रोवाइड करें 8 प्रोवाइड करें, कितना प्रोवाइड करें 8 प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलिए 8 रिवेट प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, है ना। अभी 8 रिवेट आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 4-4 रिवेट है जो 2 रो में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 4-4 रिवेट है जो 2 रो में प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, 2 रो बनेगा पर प्लेट, तो 2 रो यहाँ पे बना दिया मैं, है ना। 4-4 रिवेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं 2 रो में, नहीं कुछ ऐसे प्रोवाइड करें, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, चार रिवेट आप 2 रो में प्रोवाइड करें, रफली फिगर मैं बना रहा हूँ ये,
ये आपका ज्वाइंट होगा, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह से इधर भी होगा, सेम फैशन में इधर भी होगा 4, लेकिन हम तो पर प्लेट की बात करते हैं, पर प्लेट की बात करते हैं, है ना। चलिए, तो 4 रिवेट है जो 2 रो में प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 रो में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2 रिवेट दिखा दिए यहाँ पे, है ना। अब देखिए, सो ईच रो में कितना हो गया, 4 रिवेट हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिवेट ऑन पैकिंग प्लेट। मेन तो हमें मुद्दा क्या था, रिवेट कितना नंबर ऑफ रिवेट ऑन पैकिंग प्लेट आएगा, यही निकालना था ना। तो अब निकालते हैं सीधा, नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स ऑन पैकिंग प्लेट, ऑन पैकिंग प्लेट, है ना। कुछ याद है, अभी तो फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, 2.5% फॉर ईच 2 mm, तो 2.5/100 कर देते हैं, इंटू यहाँ पे ऊपर लिखाया था टी पैकिंग, ऊपर कितना लिखाया था, टी पैकिंग डिवाइडेड बटा 2, तो टी पैकिंग कितना आया, टी पैकिंग यहाँ पे कितना आएगा बताइए, ये रहा ना टी पैकिंग, यही तो है ना। टी पैकिंग 8 आया था, इधर इधर देख लीजिए ध्यान से, टी पैकिंग देखिए कितना आया, 8 आया है, टी पैकिंग कितना आया है, 8 आया है ना। तो अब यूज कर लें इस फॉर्मूला का, 8 इंटू अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला एन का वैल्यू क्या है, यही तो एन है, मैं बोला तो था जो डिजाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे, एन क्या है, एन क्या है, 8 है, तो 8 हो गया, है ना, एन क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, है ना। ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है आपको 1 रिवेट, कितना आएगा, 1 रिवेट, है ना। कैलकुलेट कीजिए, 2.5 इंटू 8 इंटू 8, 2.5 इंटू 8 इंटू 8, है ना। डिवाइडेड बटा 200, 0.8 के आसपास आ रहा है ना, 0.8 के आसपास आ रहा है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 0.8 के आसपास आ रहा है ना। जबकि नंबर ऑफ रिवेट तो फ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो कितना प्रोवाइड करेंगे, आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1 रिवेट है जो पैकिंग प्लेट पर प्रोवाइड करने का, कितना आ गया, 1 रिवेट आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे 1 रिवेट मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, 1 रिवेट है जो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, बस यही हो गया सॉल्यूशन, यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो कैसे नंबर ऑफ एडिशनल रिवेट निकालते हैं पैकिंग प्लेट पे, ये आ गया, कुछ नहीं है, 2.5% बोलता है प्रत्येक 2 mm के लिए। यहाँ पे कितना आया था, 8 mm, तो 8 से गुना कर दिए, इनटू नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट कितना आया था, 8 आया था, तो इसको गुना कर दिए, है ना। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो कितना आ गया, 0.8 आ गया। अब 0.8 तो फ्रैक्शन हो नहीं सकता नंबर ऑफ रिवेट, तो कितना ले लेंगे, 1 रिवेट ले लेंगे। ये आपका कंसेप्ट ऑफ पैकिंग प्लेट था, है ना। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत सिंपल होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, इमेजिनेशन पावर में कमी के कारण, इमेजिनेशन पावर में कमी के कारण। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, कहता है क्लीट एंगल 150 mm इंटू 50 mm इंटू 10 mm इज कनेक्टेड टू ए फ्लेंज ऑफ कॉलम ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, है ना। 450 क्या ओवरऑल डेप्थ हो गया, ये सब नोटेशन आपको पता है ऑलरेडी। एट द रेट ऑफ 907.4 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर का वेट दिया हुआ है, इतना न्यूटन, है ना। थ्रू 3 रिवेट, कितना रिवेट से कर रहा है, 3 रिवेट से कनेक्ट कर रहा है, 60 mm डायमीटर कितना है, 60 mm। फाइंड द मैक्सिमम इंड रिएक्शन ऑफ द बीम, मैक्सिमम इंड रिएक्शन ऑफ द बीम दैट द कनेक्शन कैन सेफली कैरी, एज्यूम द रिवेट टू बी पावर ड्रिवन, एज्यूम द रिवेट टू बी पावर ड्रिवन, है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ में आया तो। ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है, मतलब एक कॉलम से एक बीम को कनेक्शन कर रहा है, एक कॉलम से एक बीम का कनेक्शन कर रहा है ना। किसके द्वारा, क्लीट एंगल के द्वारा,
किसके द्वारा? क्लीट एंगल के द्वारा, है ना। तो देखिए एज इट इज क्वेश्चन है जो इसके गूगल में आपका दिया हुआ है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा पूछ रहा है कि कितना है जो आपका इंड रिएक्शन डेवलप होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फिगर दिखाता हूँ, है ना। वहां पे फिगर दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं दिखाता हूँ समझने के लिए आपको। देखिए यही है आपका एक कॉलम हो गया, एक क्या हो गया? कॉलम हो गया। यही आपका कॉलम है ISHV, है ना। 450 जो भी लिखा हुआ 450 एट द रेट ऑफ 907.4 है ना। चलिए अब देखिए दो एंगल हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, जब कॉलम बेसिस पढ़ा रहेंगे वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं। एंगल दो होता है, एक क्लीट, एक को बोलते हैं क्लीट एंगल, एक को क्या बोलते हैं? क्लीट एंगल। यहाँ पे देखिए एक एंगल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है? एक एंगल है ना, एक एंगल है। तो इस कॉलम को इस बीम से कनेक्शन किया गया। एक क्या है? एक बीम है, ये भी आई सेक्शन है, और ये क्या है? कॉलम है। कॉलम को बीम से क्या हुआ? कनेक्ट किया गया है ना। तो कनेक्शन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एंगल सेक्शन का यूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप रिवेट प्रोवाइड करेंगे, कुछ यहाँ पे रिवेट प्रोवाइड करेंगे, तो इस कॉलम से बीम क्या हो जाएगा? कनेक्टेड हो जाएगा। तो एक होता है क्लीट एंगल, तो जो ऊपर वाला एंगल है इसको बोलते हैं क्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? CLEAT, क्लीट एंगल, है ना। CLEAT, क्लीट एंगल बोलते हैं इसको। एक होता है नीचे, जिसपे बीम है जो बैठा हुआ है, जिसपे बीम है जो नीचे जाके सस्टेन कर रहा है, बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं सीट एंगल। सीट मीन्स क्या होता है? बैठना होता है ना, इसको बोलते हैं सीट एंगल। क्योंकि इसी टाइप का बनावट है जो इसके नीचे भी होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसके नीचे, है ना, इस तरह से एक एंगल यहाँ पे होगा, है ना। इसको भी क्या होगा? कॉलम से बीम में कनेक्शन क्या होगा, तो इसको बोलते हैं सीट एंगल। नीचे वाला एंगल को क्या बोलते हैं? सीट एंगल। तो ये तो हो गया सीट एंगल, है ना, क्योंकि इस पे बैठा हुआ है बीम, इसीलिए इसको सीट एंगल बोल दिए। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? क्लीट एंगल। अब क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा, है ना। सो ए क्लीट एंगल इतना mm इंटू इतना mm इज कनेक्टेड टू ए फ्लेंज ऑफ कॉलम इतना थ्रू रिवेट, 3 रिवेट्स। नंबर ऑफ रिवेट्स कितना है? 3 है। ये देखो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया, इसलिए नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पे कितना दिखाया गया? पर साइड 2 दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 3, है ना। तो हम 3 को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट 3 को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 3 रिवेट लेकर कैलकुलेशन करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम इंड रिएक्शन, जब इस पे आप लोड लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, जब इस बीम पे आप लोड लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप डिजाइन किए हैं तो लोड तो लगाएंगे ना, ऐसी तो नहीं डिजाइन किए होंगे। जब आप लोड लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन डेवलप होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन डेवलप होगा। तो उसी रिएक्शन का वैल्यू निकालना है, उसी रिएक्शन का क्या करना है आपको? वैल्यू निकालना है ना। तो क्या करें बताइए, है ना। थिकनेस कितना दिया हुआ है इसका? 10 mm दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए थिकनेस कितना दिया हुआ है? 10 mm दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले आपको ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट लेना पड़ेगा, है ना। ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डी निकालें, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट डी कितना हो जाएगा? 16 mm है जो आपका क्या है? नॉमिनल डाया है। 16 mm क्या है आपका? कुछ नहीं बोला है तो नॉमिनल डाया लेके चलते हैं, नॉमिनल डाया है ना। तो 16 प्लस 1.5 क्लियरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 17.5 mm, 17.5 mm, ठीक है। चलिए 17.5 mm हो गया। अब क्या निकालें? शियर वैल्यू ऑफ 1 रिवेट निकालें। शियर वैल्यू ऑफ 1 रिवेट या शियर स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिवेट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिवेट, है ना। 1 रिवेट क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा? π/4, है ना, क्योंकि क्या है? लैप ज्वाइंट है ना, लैप टाइप का है ना। सो π/4 ये आपका एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है। π/4 इंटू d² इंटू टाउ वी। सो π/4
इंटू डी स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना है 17.5 होल स्क्वायर इंटू टाउ भी अब कितना होता है 100 इंटू 100। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है आपको 24.05 किलो न्यूटन, 24.05 किलो न्यूटन। चलिए, सो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द शियर स्ट्रेंथ 3 रिवेट का निकाल सकते हैं, है ना। शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अगर निकालना तो यहीं पे निकाल लेता हूं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यदि निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ यदि जॉइंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा इसको। 3 इंटू 24.05 है ना। तो ये आ रहा है, गुना करने के बाद कितना आ रहा है, ये गुना करने के बाद आपको आ रहा है 72.15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से बियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, है ना। बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालें, यदि बियरिंग स्ट्रेंथ निकालें, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यदि निकालें तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ रिवेट 3 है इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, यही करते हैं ना। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू डी कितना आया 17.5 इंटू टी कितना आया, टी देखिए कितना हुआ 10 mm दिया हुआ, 10 दिया हुआ, इंटू पी एफ कितना होता है 300 होता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 157.5 किलो न्यूटन, 157.5 किलो न्यूटन, है ना। 157.5 किलो न्यूटन, 157.5 किलो न्यूटन। सो जॉइंट कितना इंड रिएक्शन ट्रांसफर कर सकता है, ये दोनों में जो मिनिमम होगा, ये दोनों में जो मिनिमम होगा उतना ही ट्रांसफर करेगा ना, है ना। सो जॉइंट कैन ट्रांसफर द इंड रिएक्शन joint can transfer the end reaction कितना करेगा, ये दोनों में जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम क्या है आपका 72.15 किलो न्यूटन, 72.15 किलो न्यूटन। यही आपको पूछ रहा था, यही आपको निकालना था, है ना, यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लिए हम लोग। सो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये इजीली है जो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ना। कल स्टूडेंट किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया था, बट उसको ये नहीं पता था कि मतलब इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा, है ना। तो पहले देख लेते हैं उसको। ऐसे ये पार्ट है जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, पहले मैं बोल दूं ये पार्ट है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर में इसको चूंकि रिवेट कनेक्शन यूज होता है तो यहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन मेनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया जाता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं रिवेटेड ज्वाइंट इन सिलेंड्रिकल
एंड स्फेरिकल सेल, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल, रिवेटेड ज्वाइंट इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल। सो सेल दो टाइप का होगा, एक होगा सिलेंड्रिकल सेल और दूसरा होता है स्फेरिकल सेल, है ना। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज करते हैं बॉयलर बनाने में। कहाँ पे यूज करते हैं, बॉयलर बनाने में, या फिर आप लोग जहाँ पे पेट्रोल है, जो पेट्रोल या डीजल को स्टोर करते हैं, है ना, पेट्रोल पंप पे आप देखे होंगे कि जमीन के अंदर है जो बड़ा बड़ा टैंक होता है, इस टाइप का बड़ा बड़ा टैंक होता है, इसमें क्या होता है, पेट्रोल को स्टोर किया जाता है ना। तो पेट्रोल क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड क्या लगाएगा, इस पर प्रेशर लगाएगा, फ्लूइड क्या लगाएगा, इस पर प्रेशर लगाएगा। दूसरी बात कि बॉयलर में कैसे यूज करते हैं, ये एक्चुअली आपका एक बॉयलर है, क्या है, बॉयलर है ना। ये क्या है, बॉयलर है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे कभी नियर फ्यूचर में आपको एनटीपीसी में यदि काम करने का मौका मिलता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ मतलब कोयला के हेल्प से, है ना, कोल के हेल्प से है जो क्या करता है, मतलब वाटर को हीट करता है। इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे तो क्या होगा, स्टीम का जनरेशन होगा, स्टीम का जनरेशन होगा। इससे क्या निकलेगा, स्टीम है जो बाहर निकलेगा, है ना। और इस स्टीम को क्या करते हैं, इससे स्टीम बाहर निकलेगा, है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग दिया हुआ है। इस स्टीम को क्या करते हैं, आपको प्रोजेक्ट करते हैं किस पे, टरबाइन पे, प्रोजेक्ट करते हैं कहाँ पे, टरबाइन पे। उससे क्या होता है, टरबाइन है जो मूव करेगा, टरबाइन है जो मूव करेगा, और टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है, जनरेटर से, है ना। तो फाइनली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है ना। एक छोटा सा मतलब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो बॉयलर है ये काफी बड़ा बड़ा होता है ना, तो इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कितना नंबर ऑफ रिवेट लगा हुआ है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ रिवेट लगा, हजारों रिवेट है जो मतलब लगता है एक बॉयलर बनाने में, नहीं। तो इसको समझते हैं कि इसमें किस किस टाइप का स्ट्रेस है जो जनरेट होगा। सबसे पहले किस किस टाइप का स्ट्रेस है जो जनरेट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एक क्या है आपको, सिलेंड्रिकल वेसल है, एक क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है। तो इसी टाइप का स्फेरिकल भी हो सकता है, उसको बाद में देख लेंगे, है ना। पहले सिलेंड्रिकल वेसल देखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, आप इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, स्टीम का जनरेशन होगा। तो वो क्या लगाएगा, इसके बाल पे प्रेशर लगाएगा, इसके बाल पे अंदर से क्या लगाएगा, इसके बाल पे अंदर से क्या लगाएगा, वो प्रेशर लगाएगा, है ना। वो प्रेशर कैसे लगाएगा उसको देखिए ध्यान से, है ना। ये बाल पे क्या होगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने से क्या होगा, मतलब इसको बस्ट आउट करने की कोशिश करेगा, है ना, मतलब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दो तरीका से ब्रेक कर सकता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनली कर सकता है, देखिए इसको, एक तो है जो ऐसे कर सकता है, नहीं, एक है जो ऐसे कर सकता है कि नहीं, इस तरह से। उसका प्रेशर क्या चाहेगा, चाहेगा कि इसको हम ब्रेक कर दें, है ना, कहीं से इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर दें, नहीं, कुछ इस तरह से उसको मन करेगा ब्रेक करने का, प्रेशर का, जो अंदर आपका फ्लूइड है या स्टीम है वो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये पूरा विजुअलाइज करने वाला चीज है, मैं अपना 100% बेस्ट दूंगा, आप समझिए सही से, ठीक है। तो इस तरह से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, देखो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि इसके अलोंग ब्रेक करें, है ना, इसके अलोंग ब्रेक करें, ऐसे इस तरह से, मतलब ढक्कन है जो खोलने की कोशिश करेगा, जो ढक्कन है, ये जो दोनों एंड पे ढक्कन लगा हुआ है, इसको क्या करेगा, वो ओपन करने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा, अंदर से प्रेशर लगाकर, अंदर से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, नहीं, इस तरह से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। तो यहां से भी फेल होने का डर है, यहां से भी फेल होने का डर है ना। और एक तो लॉन्गिट्यूडनली, एक है जो इस डायरेक्शन में फेल होने का डर है ना। अब देखो इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस जो रेड वाला जो एरो मैं बनाया हूँ, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से जो स्ट्रेस लगता है लेंथ के लॉन्ग, है ना, इस तरह से जो लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, लेंथ के लॉन्ग जो स्ट्रेस लग रहा है ना। क्योंकि देखिए इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, एकदम पूरा केयरफुली सुनना है, फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाएं तो क्या लग रहा होगा, फ्लूइड है जो प्रेशर लगाएगा किस पे, वाल पे, इस तरह से अंदर की ओर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, अंदर की ओर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, चारों तरफ है जो अंदर की ओर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, फ्लूइड नहीं, फ्लूइड है जो चारों तरफ प्रेशर लगाएगा। अब इस प्रेशर के कारण क्या होगा, फोर्स एग्जर्टेड होगा, इस प्रेशर के कारण क्या होगा, फोर्स है जो लगेगा। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो मटेरियल है जिसका ये बना हुआ है, वो क्या लगाएगा, यहाँ पे वाल पे क्या लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा। इसके कारण क्या होगा,
इसके कारण रेजिस्टेंस फोर्स है जो डेवलप होगा। इस प्रेशर के कारण, जो इंटरनल प्रेशर है उसके कारण क्या डेवलप होगा, इंटरनल प्रेशर को हम मान लेते हैं P है, इंटरनल प्रेशर मान लेते हैं P है। तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा, स्ट्रेस है जो डेवलप होगा कहाँ पे, वाल पे, वाल पे, है ना। ये देखो वाल है, ये बाल बनाया हूँ, है ना, ये बाल बनाया हूँ, ये जो रेड वाला है इसी को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो इसके इस तरह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलते हैं हुप स्ट्रेस, उसको क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हुप स्ट्रेस। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब प्रेशर वेसल पढ़ाएंगे वहां पे है, जो एक्चुअली वहां पे पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट ने कल क्वेश्चन पूछ दिया, उसको पता नहीं था कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा, तो उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस, या एक नाम इसका और है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, है ना, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो एक तो है जो मतलब लॉन्गिट्यूडनली इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करने की कोशिश करना करेगा, तो उस स्ट्रेस को बोल दिए सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस। दूसरा केस ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला एरो बनाया है, ये जो ब्लू वाला एरो बनाया है वो कुछ ऐसा होगा, है ना, मतलब बीच से है जो एक क्या करना पड़ेगा, ढक्कन है जो खोलने की कोशिश करेगा, ढक्कन है जो दोनों तरफ खोलने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर बीच से ऐसा भी हो सकता है इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। तो देखिए यहाँ पे बनाया हूँ, इसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, इसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ये क्या लग रहा है, प्रेशर है जो चारों तरफ लगाएगा, चारों तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, है ना। लेकिन जब ये प्रेशर चारों तरफ लगाएगा, मतलब इस तरह से इसको, इस तरह से प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, है ना, बाहर की तरफ क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। इसको और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से थोड़ा, देखो ध्यान से देखना, इस तरह से दिख रहा है कुछ, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, है ना। इस तरह से एरो जो मैं दिखा रखा हूं, ये क्या करेगा, बीच से काटने की कोशिश करेगा, बीच से काटने की कोशिश करेगा, है ना। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा एल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। चलो मैं यहां लिख देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और एक नाम इसका और दिया गया है एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोले और एक्सियल स्ट्रेस बोले, है ना। इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं और एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को भी यहां पर भी दिखाने की कोशिश किया हूं, ये सिग्मा एल है और ये सिग्मा एच है ना। हुप स्ट्रेस को सिग्मा एच से डिनोट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को या एक्सियल स्ट्रेस को सिग्मा एल से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, सिग्मा एल से डिनोट करेंगे, है ना। हमें क्या निकालना है, दोनों का वैल्यू निकालना है, दोनों का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ सिग्मा एच, सिग्मा हुप बराबर पीडी बटा 2t, बट ये पीडी बटा 2t आया कहाँ से, ये तो पता होना चाहिए ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कैसे आया, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है और जो उसके कारण रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, वो दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, वो दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है ना। वो दोनों क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो इक्वेट करें, देखिए ध्यान से देखिए, जो आपका प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस, रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस, ड्यू टू हुप, ये हुप है, हुप स्ट्रेस, रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो
रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस कितना होगा? रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस यदि देखा जाए तो ये कितना होगा? देखिए ध्यान से इसको देखना है। ये आपको सिग्मा एल लग रहा है, ये सब क्या है आपको? सिग्मा एच है। ये सब क्या है आपको? सिग्मा एच है। कहाँ पे लगेगा? ये सरकमफेरेंस पे लगेगा, है ना? कहाँ पे लगेगा? सरकमफेरेंस पे लगेगा। टोटल कितना लेंथ में लगेगा? एल लेंथ में लगेगा। टोटल लेंथ कितना है इसका? एल है ना? और इसका थिकनेस कितना है? टी है। इसका थिकनेस कितना है? टी है। तो टी यहाँ से आएगा और टी आपको यहाँ से आएगा। नहीं, देखो टी आपका यहाँ से आ रहा है और टी आपका यहाँ से आ रहा है ना? तो टोटल कितना हो गया? 2t हो गया, है ना? फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस हो गया सिग्मा एल एच इंटू एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू टू इंटू थिकनेस, है ना? चूंकि 2t आ रहा है, यही एरिया होगा रेजिस्टिंग एरिया। रेजिस्टिंग एरिया यही होगा ना? देख लो ध्यान से, ये वाला यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। तो t यहाँ है और t यहाँ भी है, तो टी कितना हो गया? 2t हो गया। इंटू लेंथ इंटू ए लेंथ तो क्या है? सेम ही है ना? तो l इंटू 2t इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स मान लेते हैं P इंटू एरिया। अब एरिया क्या होगा? देखिए ए वाला एरिया है ना? ए वाला एरिया, देखो ए वाला एरिया, ए एरिया और ए एरिया, है ना? तो प्रेशर फोर्स कितना होगा? P इंटू ए रेक्टेंगल बन रहा है, एक टाइप का क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, एक टाइप का ये रेक्टेंगल बन रहा है ना? तो क्या होगा बताइए? P इंटू रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? L इंटू डी। ए क्या है? डायमीटर है ना? ए क्या है? डायमीटर है। तो L लेंथ हो गया L इंटू डी, ठीक है? तो L तो कट गया, है ना? L तो कट गया, तो सिग्मा H क्या हो जाएगा? सिग्मा H बराबर हो गया P इंटू डी अपॉन 2 इंटू टी, PD बटा 2t। इसको लोग याद नहीं रखते हैं, हुप स्ट्रेस PD बटा 2t। हुप स्ट्रेस कितना हो गया? PD बटा 2t, ठीक है? हुप स्ट्रेस बोले या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बोले, फॉर्मूला क्या हो गया? PD बटा 2t, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ था, बट कैसे है आपको ध्यान में आना चाहिए। सेकेंड थिंग आपका है एक्सियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये तो बहुत सिंपल है यार, देखो यहाँ से रजिस्ट करेगा, यहाँ से रजिस्ट करेगा ना, है ना? तो फिर से दोनों फोर्स को इक्वेट करें। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मान लेते हैं सिग्मा एल इंटू एक किस पे लग रहा होगा? सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा, चारों तरफ सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा, है ना? चारों तरफ किस पे लग रहा होगा? सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा, ठीक है? तो सरकमफेरेंस पे चारों तरफ लग रहा होगा, सरकमफेरेंस का एरिया कितना होगा? पाई, देखना चारों तरफ सरकमफेरेंस, पाई इंटू डी इंटू थिकनेस कितना? टी, पाई डी इंटू टी, है ना? इज इक्वल टू प्रेशर कितना फोर्स लगा रहा होगा? प्रेशर तो ये लगा रहा है ना? प्रेशर तो ए फोर्स लगा रहा है, कितना? पी इंटू पाई बटा 4 पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू क्या? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहां से डी कट जाएगा, सिग्मा एल क्या आ जाएगा आपको? सिग्मा एल आएगा, देखिए P इंटू डी अपॉन 4 इंटू टी, PD बटा 4t, है ना? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया PD बटा 4t और हुप स्ट्रेस आ गया PD बटा 2t। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयलर को जब डिजाइन करना होगा तो किसके लिए डिजाइन करेंगे? कौन ज्यादा है बताइए? हुप स्ट्रेस ज्यादा है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ज्यादा है? हुप स्ट्रेस ज्यादा है, चूंकि PD बटा 2t है, ये PD बटा 4t है ना? PD बटा 4t है ना? अगर रिलेशन निकालना चाहे तो क्या होगा? सिग्मा H बराबर 2 इंटू सिग्मा एल होगा। तो ये भी याद रखते हैं, 2 इंटू सिग्मा एल, मतलब हुप स्ट्रेस होता है जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है? दोगुना होता है। इसी में 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा ना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। जो हुप स्ट्रेस होता है क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ना? चलिए, कभी कभी दोनों का रेशियो पूछता है ना? कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये एक्चुअली में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है ना? चलिए, अब देखिए, ये सिलेंड्रिकल सेल के लिए निकल गया, है ना? सिलेंड्रिकल सेल के लिए निकल गया, ठीक है? अब देखिए, हम मान लेते हैं किसके लिए डिजाइन करेंगे? क्योंकि सिग्मा एल
ग्रेटर देन सिग्मा, उल्टा हो गया, बेट कीजिए, सिग्मा एच ग्रेटर देन सिग्मा एल है, इसीलिए डिजाइन स्ट्रेस क्या होगा, डिजाइन स्ट्रेस क्या होगा आपका, सिग्मा एच होगा, है ना। सिग्मा एच के लिए डिजाइन करेंगे, है ना, मतलब कोई भी इंजीनियर होगा वो हुप स्ट्रेस के लिए हुप स्ट्रेस को कंसीडर करते हुए डिजाइन करेगा, है ना। चलिए अब देखिए, मान लेते हैं कि ईटा है जो इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, ईटा है जो इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, ठीक है, ईटा है जो इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। तो ईटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना, सिग्मा एच डिवाइडेड बटा सिग्मा टी इंटू 100। अभी सिग्मा टी क्या है, सिग्मा टी है परमिसिबल स्ट्रेस और एलोबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, है ना। सिग्मा टी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस और एलोबल स्ट्रेस इन मटेरियल, जनरली होता है जो 120 मेगापास्कल लेते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लेंगे, है ना, 120 मेगापास्कल जनरली लेते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ से सिग्मा एच क्या लिख सकते हैं बताइए, मान लेते हैं ईटा परसेंटेज में यदि है तो सिग्मा एच क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एच बराबर लिख सकते हैं ईटा टाइम्स ऑफ सिग्मा टी, है ना। और ए क्या होता है, सिग्मा एच क्या होता था, पीडी बाई 2टी होता था, बराबर ईटा टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो टी क्या हो जाएगा बताइए, टी क्या हो जाएगा, पीडी बटा 2 इंटू ईटा इंटू सिग्मा टी। यही फार्मूला आपको हर बुक में रहता लिखा हुआ है ना, लेकिन आया कहाँ से कोई नहीं बताता, है ना। यही फार्मूला आपको लिखा हुआ रहेगा थिकनेस ऑफ प्लेट निकालने का, थिकनेस ऑफ प्लेट निकालने का, टी बराबर पीडी बटा 2 सिग्मा 2 ईटा इंटू सिग्मा टी, है ना। ये फार्मूला आपको हर बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आया कैसे है, यहीं से आया है ना। चलिए अब देखिए, वो ये तो किसके लिए था, आपको सिलेंड्रिकल वेसल के लिए था, लेकिन वेसल आपको स्फेरिकल भी तो हो सकता है, जैसा इसको यहाँ पे दिखाया गया है ना। यदि स्फेरिकल वेसल होगा तो इस केस में देखिए, इस केस में कोई ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कोई ऐसे इसको ब्रेक करे, कोई ऐसे ब्रेक करे, चूंकि दोनों लेंथ क्या है, बराबर है ना। कोई ऐसे ब्रेक करे या फिर ऐसे ब्रेक करे या फिर ऐसे करे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एक चीज कंफर्म है कि सर यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों का वैल्यू क्या आने वाला, सेम आने वाला, दोनों का वैल्यू क्या आने वाला, सेम आने वाला। तो यही आपका प्रेशर हो गया, है ना। दोनों क्या करते हैं, इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो फिर से देख लीजिए, सिग्मा एच इंटू यहाँ पे लग रहा है ये वाला एक सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता था, पाई इंटू डी इंटू टी, पाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स पी इंटू, ये तो इस एरिया में लग रहा है अंदर में, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से कोई सिग्मा एच निकाले स्फेरिकल वेसल के लिए या सिग्मा एल निकाले, है ना, दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। और वो कितना होता है, पीडी बटा 40 होता है, पीडी बटा 40 होता है। अतः स्फेरिकल के लिए हुप स्ट्रेस निकाले या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोले, दोनों क्या होगा, सेम होगा, नहीं, क्योंकि ऐसे कट करे या ऐसे कट करे, दोनों क्या आने वाला है, सेम आने वाला है ना, सेम आने वाला है। चलिए अब देखिए, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है जो पूछा गया था, है ना, एक स्टूडेंट के द्वारा। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ध्यान से पढ़िए इसको, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। कहता है रिवेट बॉयलर 2.5 मीटर डायमीटर दिया हुआ 2.5 मीटर, मेड विथ ए डबल रिवेटेड डबल कवर बेड ज्वाइंट, डबल रिवेटेड डबल कवर बेड ज्वाइंट
इट इज सब्जेक्टेड टू ए फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। डिजाइन द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स ऑफ द बॉयलर, एज्यूम एफ बाई इक्वल टू इतना, है ना, एफ बाई इक्वल टू इतना। तो क्या करें, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले आपको थिकनेस ऑफ प्लेट निकालना होगा, है ना। हम मान लेते हैं, देखिए कुछ डेटा इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट आपका जो एफिशिएंसी है वो 70% है लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट का, 70% लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट का एफिशिएंसी है ना, ठीक है। एक किस लिए मान रहे हैं, ये आपको थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए। और जो आपका एलोवेबल स्ट्रेस है, जो एलोवेबल स्ट्रेस है वो है जो 120 मेगापास्कल है, या फिर 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से थिकनेस निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट निकाल सकते हैं। अभी तो फॉर्मूला निकाले थे, T बराबर क्या होता था, PD बटा, अब आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट लिख देता तो नहीं समझ में आता, 2 इंटू सिग्मा, है ना, सिग्मा T, यही आएगा ना। तो T का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। P कितना है, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। D कितना है, D डायमीटर होता था 2.5 मीटर है, तो 2.5 इंटू 1000 से गुना कर दीजिए, बटा 2 इंटू एफिशिएंसी 70% लिए हैं तो 0.7, है ना, ये जूम करके चलना है ना, इंटू सिग्मा T कितना 120, ठीक है। किसी को 60% लेना है 60% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो थिकनेस का वैल्यू आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 29.76, 29.76 mm। कितना प्रोवाइड करें, जितना आ रहा है उससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, हैं। सो लेट अस प्रोवाइड कितना 30 mm। थिकनेस कितना ले रहे हैं, सेल का थिकनेस कितना ले रहे हैं 30 mm, है ना। तो रिवेट का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉमिनल आया फाई बराबर 6.01 अंडर रूट टी, टी कितना आया 10। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 32.91 mm आ रहा है ना। सो अनविंस फार्मूला है जो हायर वैल्यू देता है, तो मान लेते हैं लेट अस प्रोवाइड 30 mm, 30 mm है जो फाई का वैल्यू हम प्रोवाइड करें, है ना, 30 mm प्रोवाइड करें। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा बताइए 32, क्योंकि 25 से ज़्यादा है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, इतना प्लस 2 कितना हो जाएगा 32 mm, है ना। अब देखिए PS निकालिए, PS निकालिए, है ना। PS निकालते हैं पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ है जो PS निकालते हैं, ठीक है। सो PS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ शियर प्लेन 2 इंटू नंबर ऑफ रिवेट। देखिए डबल कवर, डबल यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, डबल रिवेटेड डबल कवर मतलब 2 रिवेट है, 2 रिवेट है और 2 शियर प्लेन हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर 32 का होल स्क्वायर इंटू क्या टाउ वी एफ, टाउ वी एफ कितना होता है 100 होता है, टाउ वी एफ कितना होता है 100 होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 321.699 किलो न्यूटन, 321.699 किलो न्यूटन। अब देखिए बेरिंग निकाल सकते हैं, सिग्मा बी डायरेक्ट निकालता हूं, पी बी 2 रिवेट है तो 2 इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, यही होता था ना। तो 2 इंटू टी थिकनेस, थिकनेस कितना आया था 30 इंटू डी, डी कितना आया है, डी कितना आया अभी 32 आया, 32 आया है ना, इंटू 300। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 576 किलो न्यूटन, 576 किलो न्यूटन, है ना। सो आर भी निकाल सकते हैं,
रिवेट वैल्यू क्या होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा, दोनों मिनिमम क्या है 321 है। अब आपको आता है करने 321.699 किलो न्यूटन, ये आपका हो गया रिवेट वैल्यू। ये क्या हो गया आपका रिवेट वैल्यू आ गया है ना, ये आपका रिवेट वैल्यू आ गया। अब देखिए जब रिवेट वैल्यू आ गया है ना, डायमीटर आपको पता है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी है जो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं है ना। पिच निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं पिच निकाल लेते हैं है ना। तो थर्ड केस आपका क्या रहेगा, पिच निकालने के लिए उसके लिए क्या करते थे, पीटी होता था जो लेस देन इक्वल टू क्या होता था आर भी होता था है ना। तो पीटी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पिच पी है तो पी माइनस डी है ना, पी माइनस डी है ना, डी कितना है 32 है, इंटू टी कितना था 30 था, इंटू सिग्मा 80 देखिए एफ बाई दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू एफ बाई 250, ये कितना आएगा 150 आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 150 लिख दें, हाँ पी माइनस डी इंटू टी, पी माइनस डी इंटू टी हो गया इंटू सिग्मा 80 150 है ना, लेस देन इक्वल टू कितना 321, अभी तो आप कैलकुलेट किए हैं 321.699, बट ध्यान रहे एक किलो न्यूटन में है और इधर न्यूटन में है ना, तो इसको 10 के पावर 3 से गुना भी करना पड़ेगा तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका पिच जो आएगा वो आएगा, पिच कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है आपको 103.488, 103.488 है ना, इतना पिच आपका आ रहा है। ठीक है, इतना पिच है जो आ रहा है ना। ये क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2.5 इंटू नॉमिनल डाया, तो 2.5 इंटू नॉमिनल डाया कितना लिए थे 30 लिए थे 30, सो शुड नॉट बी लेस देन, ये कितना आ रहा है 75 आ रहा है, कितना आ रहा है 75 mm आ रहा है ना। तो क्या हो गया सही है, यानी क्या है सेफ है ना, ये क्या है सेफ है, नहीं ये क्या है आपका सेफ है, क्योंकि यहाँ पे 103 दे रहे हैं, हमें मिनिमम कितना चाहिए 75 चाहिए। इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं कितना, कुछ याद है, P माइनस डी वाई P इंटू 100 है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, P कितना आया था, इसको मान लेते हैं। अब देखिए मिनिमम इतना चाहिए, पिच आ रहा है 103, पिच कितना आ रहा है 103 आ रहा है, ठीक है। तो 103 को आप 100 के आसपास भी एज्यूम कर सकते हैं, 100 माने 100 ले लीजिए, 105 माने 105 ले लीजिए, क्योंकि मिनिमम से क्या है बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना हमें ज़रूरत है उसे बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो 100 ले लेता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, 103 माने 103 लेके कर दो। ठीक है, 100 ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 100 माइनस 32 बाई 100 इंटू 100 है ना। चलिए इसको मैं घेर देता हूँ यहाँ से, तो सिंपल दिख रहा है कैलकुलेशन, यहाँ कितना 68% आ गया ना, 68% आ गया। यही आपको क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था है ना, बहुत सिंपल था। ठीक है, बट ये सिंपल तभी था जब आपको ये फार्मूला याद हो, जब आपको ये फार्मूला याद हो, नहीं तो एक्चुअली में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट था, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए तो स्टूडेंट कहीं भी पूछ देते हैं है ना, लेकिन आपको उसका बेसिक नॉलेज है जो होना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये स्टील स्ट्रक्चर में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे है ना, जब भी पूछेगा तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछ सकता है, लेकिन फिर भी किसी ने पूछा था तो मैं यहाँ पे बता दिया इसका सोल्यूशन है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे है ना, वेल्डिंग डिजाइन ऑफ वेल्ड है जो स्टार्ट करेंगे, डिजाइन ऑफ वेल्ड है जो नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, रिवेटेड है जो बहुत पढ़ ली है ना। So this is all about today's session. I hope you have enjoyed the session है ना। So thank you for watching, all the best, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।